अब देखना यह है कि निजाम कहां तक मुदाखलत करता है, अपने आप को रेलिवेंट साबित करने की कोशिश कर रही है। यानी ये जो इकदाम उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, इससे एस्टेब्लिशमेंट ये बताना चाहती है पाकिस्तान के तमाम फैसले वही करेगी। वो एतमाद खोना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो अशराफिया है, जो ब्यूरोक्रेट है, उन सबको इस बात का यकीन रहे कि ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, ये मुल्क एस्टेब्लिशमेंट के बंद कमरों में किए गए फैसलों के मुताबिक चलेगा। और यही साबित करने के लिए वो हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं, जैसा कि कराची के अंदर भी इलेक्शन आती, यानी जिस शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जलसे के लिए बंदे नहीं मिलते, वो बसों में भर के इंटीरियर सिंध से यानी अंदरून सिंध से लेकर आते हैं, वहां पे पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत सारी सीटें जीत गई। और अभी मोहसिन नकवी की जो निगरान वजीर आला के तौर पे तैनाती, ये भी एस्टेब्लिशमेंट का एक फैसला है। जो दोनों नाम दिए पीडीएम ने, बड़े मुतनाज़े नाम थे। पीडीएम के अपने जो सहाफ़ी हैं, उनके करीबी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये फैसला गलत हुआ है। ज़्यादातर लोगों को अब पसंद नहीं है। अब समझ आ रही है सबको कि ये एक्चुअली नाइंसाफ़ी का भी एक लेवल होता है। बड़ी हुई बात उनको दिखाई दे रही है। पाकिस्तान चलाने वालों ने पाकिस्तान की हालत ये कर दी है कि इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो ये हम जनरेटर ऑन करके बिजली पैदा करके तो उसमें ये लाइटें चला के आपके साथ मैं मुखातिब हूं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ब्रेकडाउन है। पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद हो गई है। 1 जनवरी को ख्वाजा आसिफ ने कहा था एक टीवी प्रोग्राम का ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, हमें बड़े पैसे बचाने पड़ेंगे, टैक्सेस, मुश्किल फैसले, पता नहीं क्या कुछ वो कह रहे थे। तो उसके बाद पूरा मुल्क जो है वो ब्रेकडाउन हो गया, हमने देखा अचानक। और ये सूरत जनवरी में उन्होंने कहा, अभी शुरू में चंद दिन हुए और अभी ये कार्रवाई हो भी गई। ब्रेकडाउन हुआ क्या और कैसे हुआ, इसके बारे में सोर्सेज मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर बात कर रहा हूं तो लगभग 10:30-11 घंटे हो गए हैं कि पाकिस्तान में बिजली नहीं आ रही, और अभी भी कहा जा रहा है कि 8-10 घंटे मजीद लग जाएंगे सारा सिस्टम बहाल होने में। देखिए, ये टेक्निकल फॉल्ट है। इमरान खान के दौर में भी आ सकता है, नवाज शरीफ के दौर में भी आ सकता है, अभी ये पीडीएम के दौर में भी आ सकता है, तो किसी के दौर में भी टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, डिक्टेटरशिप में भी आ सकता है। लेकिन ये जो और खबरें आ रही हैं ये बहुत अजीब हैं, और वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। दुनिया में कभी मुल्क की बिजली एकदम ऐसे बंद हो जाए। ये बिजली बंद हुई, उसके बाद इन्होंने बहाल करने की कोशिश की, और फिर दोबारा से जो नेशनल आपका ग्रिड है, पूरा जो एक सिस्टम है, वो उसके ऊपर बोझ पड़ा। 6000 मेगावाट तक जैसे ही गया तो नेशनल ग्रिड ट्रिप कर गया, और फिर पूरे मुल्क का जो मेन सिस्टम है उसको बंद कर दिया गया। यानी मेन ट्रांसमिशन जो पूरे मुल्क की है उसको बंद किया गया, इसलिए कि कहीं पूरे मुल्क का जो सिस्टम है वो बिजली का निज़ाम तबाही ना हो जाए। ये है पाकिस्तान। अभी तक पाकिस्तान एटमी मुल्क है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और अभी तक खराबी तलाश नहीं कर पाया पाकिस्तान। गुज़िश्ता कुछ 10 घंटे गुजरने के बावजूद, 11 घंटे गुजरने के बावजूद पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली का जो बहरान आया है उसके पीछे रीजन क्या है। और अब 3 रुकनी कमेटी बनाई जा रही है कि पता किया क्या और कैसे हुआ। जो वजीर साहब हैं खुर्रम दस्तगीर, वो आए और आकर उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बताई। बात तो वो ठीक है, लेकिन वो बड़ी हौलनाक बात है। उन्होंने कहा कि सिस्टम को ऑन करने के लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है। जब आपने बिजली बनाने वाला सिस्टम ऑन करना हो तो आपको बिजली की ज़रूरत होती है, और उस बिजली की दस्ते जा रही है। यानी गाड़ी को आपने स्टार्ट करना हो तो आपको एक बैटरी छोटी सी गाड़ी में लगी होती है, आप सेल्फ मारते हैं तो वो बैटरी पावर देती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद गाड़ी अपनी एनर्जी खुद जनरेट करती है और चलती रहती है। वो जो छोटी बैटरी पावर देती है वो वाली पावर इनके पास नहीं है सिस्टम को चलाने के लिए। उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और ये तमाम चीज़ें ज़्यादातर पाकिस्तान के दिफाई इदारों के पास हैं। यानी नाम के साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो उसको जानते हैं, वो सिस्टम को समझते हैं, उनको पता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, 22 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और दुनिया की तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, दुनिया के बेहतरीन दरिया यहाँ पे बहते हैं, इसके बावजूद हमारे यहाँ पे बिजली का इतना बड़ा ब्रेकडाउन आया है। कुछ सोर्सेज ये कि ये हुआ क्या, वो ये कह रहे हैं कि हुआ ये है कि एक तो पाकिस्तान ने कभी भी तवज्जो नहीं दी अपने जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो पूरा सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए। हमेशा कमेटियां बना देते हैं लेकिन अपग्रेडेशन नहीं होती, उसको बेहतर नहीं करते। पहली मरतबा बेहतरी के काम के ऊपर तवज्जो जब भी दी गई तो वो पहली मरतबा ही दी गई और फिर वो ख़त्म हो गई। तो एक तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बिजली अब बहुत, पाकिस्तान के पास
उतनी मिकदार में फ्यूल की दस्तयाबी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स की किल्लत है। पाकिस्तान बाहर से जो है वो अरेंज नहीं कर पा रहा प्लांट्स को देने के लिए पेट्रोलियम और गैस। यानी अगर वो प्लांट्स को मुहैया करेगा तभी वो बिजली बनाएंगे ना, और वो बिजली बहुत महंगी बनती है, और वो महंगी बिजली अफता तो डॉलर्स है नहीं, बाहर से इंपोर्ट कर नहीं पा रहे। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसकी जो किल्लत है, उस किल्लत की वजह से ये बिजली की एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में बनी है। इन महीनों में आज तक पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता आया है कि जो पाकिस्तान के पन बिजली के मंसूबे हैं, जब डैम्स से बिजली बनती है, वहां डैम्स के अंदर पानी जमा किया गया होता है, मुश्किल तरीन हालात के अंदर उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए बचाया गया होता है। और आने वाले महीनों में पाकिस्तान को इस पानी की जरूरत पड़ेगी जब तक बारिशें नहीं हो जाती। तो पाकिस्तान इन महीनों में, सर्दियों में, डैम के पानी को बचाकर रखता है और उससे बिजली कभी पैदा नहीं करता। लेकिन अब मंगला से बिजली पैदा करने का फैसला किया गया है, मंगला से पैदावार शुरू की जा रही है। ये बता रहा है कि सिस्टम किस हद तक नाकस हो चुका है, नाकारा हो चुका है, और रवायती पॉलिटिकल पार्टीज की तरह पाकिस्तान का सिस्टम भी बैठा हुआ है। इसी माहौल में एक खबर और आती है, और खबर यह है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% का मजीद इजाफा कर दिया। यानी ताजरों की मुश्किलात में इजाफा, सनतकारों की मुश्किलात में इजाफा, और अभी टैक्सेस मजीद लगेंगे। ये उसी का हिस्सा है। यानी जो IMF कह रहा है उसी अंदाज से ये चल रहे हैं। अभी बिजली को लगभग कोई 50% के करीब मजीद महंगा किया जाएगा। पहले ही कई गुनी बिजली, अभी मजीद महंगी बिजली की जाएगी। और उसके बाद फिर गैस की कीमत को भी दुगना करने का एक प्लान है कि उसको भी दुगना किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी मजीद लेवी लगाई जाएगी। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की कौम को आने वाले दिनों में बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और पाकिस्तान एक इंतखाबात की तरफ जाएगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की तैनाती को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। वो इसको नहीं मानते, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला भी है कि नैबजदगान या जो प्ली बार्गेन कर लेते हैं नैब से, उनको सरकारी ओहदे नहीं मिल सकते और वो अवामी ओहदों के ऊपर नहीं बैठ सकते। अगर आपने नैब के साथ डील कर ली है, आपने उनको पैसा दे दिया है और ये तस्लीम कर लिया है कि आपने पैसा खाया था, आप अपना पैसा वापस लीजिए, मुझे माफ कीजिए, तो ऐसा बंदा जो है वो सरकारी ओहदों के लिए अहल नहीं रह सकता। हाँ, पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार करे, अपना बिजनेस करे। सरकारी ओहदे के ऊपर आकर बैठ गए हैं नैब से प्ली बार्गेन करने के बावजूद। तो ये एक कानूनी नुक्ता है जिसको उठाया जा सकता है अदालत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद किया है, और इसके ऊपर जो है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो रद्द अमल भी देंगे आने वाले दिनों में, और अपने लोगों को तैयार भी करेंगे कि उनके एक दुश्मन को बनाया गया है, और उस दुश्मन की मौजूदगी में कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वर्कर्स इलेक्शन लड़ेंगे, कितनी तैयारी करेंगे। लगभग 2-2.5 लाख नौजवानों को इन्हें तैयार करना पड़ेगा पूरे पंजाब के अंदर, जो हर जिले के अंदर मौजूद रहें, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद रहें, और वो इंतखाबात के अंदर धांधली को रोकने की तमाम कोशिशें करें। अब मामला नकीबुल्लाह कर दूं। नकीबुल्लाह महसूद मरहूम, इसको शहीद कर दिया गया था कराची के अंदर दीगर कुछ लोगों के साथ, और उस वक्त राव अनवार ने यह कहा था कि ये तालिबान है और मैंने तालिबान को मारा है। राव अनवार जो है वो उसके ऊपर इसका मुकदमा भी बना था और ये मामला आगे भी चला था, लेकिन अदालत में 5 साल केस चलने के बाद आज राव अनवार भी बाइज्जत बरी हो गए। राव अनवार दिया गया, और जो बाकी लोग भी इसके अंदर शरीके जुर्म पुलिस वाले करार पाए थे वो सारे के सारे बाइज्जत बरी कर दिए गए। तो इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 14 जनवरी को केस का फैसला महफूज किया था और इसकी 5 साल लगे थे। राव अनवार कौन है? राव अनवार जो है वो एक आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत लाडला शख्स है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बहुत लाडला शख्स है, और ये पुलिस मुकाबलों का माहिर है। कराची के अंदर इस शख्स ने बहुत सारे पुलिस मुकाबले किए हैं और बड़े ज़बरदस्त पुलिस मुकाबले किए हैं, और क्रिमिनल्स को भी मारा है और ऐसे लोगों को भी मुबैना तौर पे मारा है जो मासूम थे, जैसा कि ये महसूद वाला मामला था। ये जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, मॉडल था नकीबुल्लाह महसूद। ये कराची में रहते थे, इनकी बेटियां भी हैं और इनके वालिद जो है वो इस केस के मुद्दई थे, लेकिन इनके वालिद का इंतकाल हो गया इंसाफ तलाश करते करते, और आज इंसाफ ये हुआ कि जितने लोगों ने मारा के सब जो हैं वो बाइज्जत बरी हो गए। साबिक एसएसपी राव अनवार और उनके करीबन 2 दर्जन मातहतों के खिलाफ 13 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह और दीगर 3 अफराद को तालिबान अस्करियत पसंद करार देकर जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। अच्छा, अब ये मुकदमा दर्ज होने के बाद केस चलता रहा, और फिर उसके बाद यानी वो तो कह रहे थे कल हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, हालांकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने
ये कह दिया। और वहां पे इसके कुछ इस किस्म के ताल्लुकात थे जिन ताल्लुकात को छुपाने के लिए इस शख्स को मुबैना तौर पे कत्ल करवाया गया था। इसकी कहानी क्या है मैं डिग आउट करके आपको बताऊंगा आने वाले वक्त में, लेकिन अभी यहां पे इसको रोक लेते हैं। पीटीएम की पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो इस शख्स के कत्ल के बाद बनी थी और उसका यह दावा था कि वो इंसाफ दिलाएगी, लेकिन आपने देखा कि पीटीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाब होने वाले एमएनएज आसिफ अली जरदारी के पीछे खड़े होते हैं हर जगह पे, और जिनका ये अच्छा बच्चा था राव अनवार। और अब आप अंदाजा कर लीजिए कि वही राव अनवार और उसके ऊपर पीटीएम की आपको अब आवाजें सुनाई नहीं देंगी, खामोशी आपको सुनाई देगी। वो जमात जो इस आदमी के कत्ल के बाद वजूद में आई थी और उन्होंने बहुत सारे पश्तूनों को इकट्ठा किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इनके इस केस को भूल गई है और इस केस से उन्होंने अपने आप को ऐसा लगता है कि दूर कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 लोग बाकी बचे हैं और उन्होंने असेंबली से इस्तीफे वापस लेने का फैसला किया है। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक तो यह है कि शहबाज गेम वगैरह को भी मिला लेंगे तो ये सारे तकरीबन 10-12 इतने लोग बन जाएंगे। और अगर इतने लोग मुबैना तौर पे, जो मुझे इत्तला मिली है अभी तक और ये कंफर्म नहीं है, बीच में आ जाए तो गेम उलट भी जाती है, तो अगर वो लोग शहबाज शरीफ को वोट नहीं डालते तो शहबाज शरीफ एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे और फारिग हो जाएंगे। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर ऐवान के अंदर तो बहुत सारी अरकान ही नहीं है, यानी 80 बंदे तो वैसे ही फारिग हैं, ऐवान खाली है। तो ऐसे ऐवान के अंदर क्या दोबारा कायदे ऐवान को चुनने के लिए या फिर पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जाएगा, ये एक बहुत बड़ा आईनी सवाल पैदा हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब को बचाने के लिए राजा रियाज का अपोजिशन लीडर रहना बहुत जरूरी है। इमरान खान साहब ने जब इस्तीफा दिया और वो बाहर चले गए कौमी असेंबली से, तो टेक्निकली हुआ क्या था, ये 20 के करीब लोग असेंबली में रुक गए। इन्होंने एक पार्लिमानी अपनी पार्टी बना ली और एक बार अपना पार्लिमानी लीडर बना लिया, और वो जो पार्लिमानी लीडर बनाया जो गैर आईनी है, वो नहीं हो सकता था लेकिन बना लिया उन्होंने अपना पार्लिमानी लीडर बना के, और उससे एक पार्लिमानी पार्टी बना दी, और वो जो 20 लोग हैं उन्होंने एक अपोजिशन लीडर भी बना दिया और पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी अपना एक बना लिया। इस तरीके से वो शहबाज शरीफ के साथ मामला तय करते। ये है मामला। अब दो चीजों में ये शहबाज शरीफ के काम आ सकते हैं। एक, जब निगरान हुकूमत बनाई जाएगी तो राजा रियाज और शहबाज शरीफ बैठकर फैसला कर लेंगे और इमरान खान का उसमें कुछ लेना देना नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि शहबाज शरीफ जब एतमाद का वोट लेने के लिए जाएंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि उनके 10-12-15 लोग कम हैं और वो फारिग होने वाले हैं, तो राजा रियाज ये जो पार्टी है, ये अपनी पार्लिमानी पार्टी इस बात को अलाउ करेगी कि चल के वोट दे देते हैं शहबाज शरीफ को। और फिर ये शहबाज, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी कह चुकी होगी, पार्लिमानी लीडर कह चुका होगा, लिहाजा उसके मुताबिक इनको वोट देने पड़ेंगे। जब ये वोट देंगे तो फिर ये ना अहल ना ये डी सीट होंगे और इनका वोट भी काउंट हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि यहां पे हो और पार्लिमानी लीडर जो है वो मुनहरिफ अराकीन के अंदर से ना हो, बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से हो, जो इमरान खान साहब के साथ मुखलिस हैं जो लोग। और अगर उनके अंदर से होगा और इमरान खान साहब कहेंगे कि चलो भी चल एतमाद का वोट लीजिए, सदर पाकिस्तान कहते हैं शहबाज शरीफ को, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पार्लिमानी लीडर जो बनेगा नया, वो ये ऑर्डर करेगा कि कोई शख्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं देगा। हुक्म दे देगा तो फिर राजा रियाज वगैरह भी नहीं दे पाएंगे, और अगर वो देंगे तो ऑटोमेटिकली डी सीट हो जाएंगे और उनका वोट काउंट भी नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में पहले ही फैसला कर चुकी है। तो ये वाला दूसरा एक टेक्निकल रीजन है, जिस रीजन को लेकर वोट लेना, तो उसके लिए भी जरूरी है कि अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी पार्टी का लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अपना बंदा हो, और निगरान हुकूमत के क़याम के लिए भी इमरान खान साहब को यह सपोर्ट चाहिए होगी। पे गौर करें, थोड़े दिन पहले तक सारी की सारी पीडीएम चैलेंज करती थी और यह कहती थी कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तहलील करो और हम अगले दिन, यानी हम खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की असम्बलियां तहलील करें और इस तरह सिंध की, बलूचिस्तान की और वफाकी हुकूमत हम तहलील करते दिन इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। सब चैलेंज करते थे और जब इमरान खान ने यह किया तो सब भाग गए। फिर थोड़े दिन पहले तक सारे कहते थे असेंबलियों में आओ, बैठ के बात करते हैं, असेंबलियों में आओ और आईनी रोल प्ले करो, असेंबलियों में आओ और अपोजिशन संभालो। अब जब इमरान को असेंबली में भेजने का फैसला किया तो फौरी तौर पे भागना शुरू कर दिया। एक दफा 35 इस्तीफे मंजूर किए गए, दोबारा फिर 35 इस्तीफे मंजूर किए गए और अब उन्होंने जाकर लिखकर दे दिया है। बात गया तो स्पीकर साहब मौजूद ही नहीं थे
और उन्होंने वहां से छुट्टियां देके वहां से निकल लिए, तो ये वहां पे धरना देकर बैठ गए। उसके बाद ये गए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, वहां जाके इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर देकर आए कि जनाब हमने अपने इस्तीफे वापस ले लिए, हमने ईमेल भी कर दिए स्पीकर को, अगर वो हमारे इस्तीफे मंजूर भी करे, डी नोटिफाई नहीं करना, हम अरकान असेंबली रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं जाके वहां पे। अब बहुत सारे लोग इसको इमरान खान का एक बहुत बड़ा यू टर्न कह रहे हैं, और है भी, यानी इमरान खान साहब इस रास्ते पे जा रहे थे, अब यहां पे आ रहे हैं, तो ठीक है, अपना जब टारगेट आपने अचीव करनी पड़ती है और आपको अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी पड़ती है। कभी आप तेज खेलते हैं, कभी आप स्लो खेलते हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम तस्लीम करना इसके मुतरादिफ था कि आप उस जगह पर जाके उनके अंडर में बैठ के वहां पे काम करते हैं। असेंबली में इमरान खान साहब को ये एक हाई पिच पे चले गए, लेकिन अब जब उन्हें नजर आ रहा है कि बहुत अहम फैसले होने वाले हैं और यहां पे उनकी मुदाखलत जरूरी है, तो वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बंदों को वहां भेज रहे हैं। तो दूसरी चीज ये है, अब देखना यह है कि निजाम कहां तक मुदाखलत करता है, कि एस्टेब्लिशमेंट मजीद कितने अपने मसल्स शो करती है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए रेलिवेंट रहना इस वक्त एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। वो अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहते हैं और खौफ सिर्फ इस बात का है कि अगर आवाम ने अपनी मर्जी कर ली और अपनी मर्जी से फैसला कर, इस मुल्क के लोगों को, इशराफिया को, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को और खास तौर पे अवाम को आदत ही ना पड़ जाए कि फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। ये वक्त आएगा इंशाल्लाह।